फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। टेंसेज की सीरीज में आज हम अगला टेंस पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पास्ट ऐसा कार्य, पास्ट यानी भूतकाल, ऐसा कार्य जो भूतकाल में हुआ है वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, हमने मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की हम किस प्रकार से पहचान करते हैं। तो वहाँ हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस जब ही होगा जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लिखा हुआ होता है। ये अपने आप में 100% ओके पहचान मेरे द्वारा बताई गई थी कि है, हूँ, हो लिखा होने पर ही प्रेजेंट टेंस होगा और गा, गे, गी लिखा होने पर ही फ्यूचर टेंस होगा। तो पास्ट टेंस कौन सा होगा? पास्ट टेंस वह होगा जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लिखा हुआ नहीं है, गा, गे, गी लिखा हुआ नहीं है, वह होगा पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है। दो तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। एक तो ये कि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे शब्द यदि लिखे हुए आते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। या वाक्य के अंत में ऐसा शब्द लिखा हुआ आएगा जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी होगी अथवा बड़ी ई की मात्रा लगी हुई होगी या ए की मात्रा लगी हुई होगी। अर्थात आ, बड़ी ई और ए की मात्रा वाला शब्द यदि वाक्य के अंत में लिखा हुआ है तो वह भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। तो जैसे इसे उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम जयपुर जाता था, तो देखिए दोस्तों, लास्ट में लिखा हुआ आ गया ता था। तो इससे पता चल गया कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे लिखे हुए हों तो वह पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। दूसरा, वाक्य के अंत में हमने देखा कि क्या तो आ की मात्रा वाला शब्द आएगा या बड़ी की मात्रा वाला शब्द आएगा या ए की मात्रा वाला शब्द आएगा। जैसे राम ने रावण को मारा। देखिए वाक्य के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? मारा, रा, और रा के अंदर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, रे प्लस आ, रा। तो आ की मात्रा होने के कारण ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। या ऐसे जैसे मैंने गीता पढ़ी, तो देखा हमने वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ रहा है? बड़ी की मात्रा वाला। तो बड़ी की वाला मात्रा वाला शब्द है, ढ है इसके अंदर और ढ के अंदर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। इसी प्रकार से ए की मात्रा वाला, जैसे हम जयपुर गए, ए की मात्रा लग रही है तो ये कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से आप पहचानेंगे। तो बहुत ही सरल तरीका है। वाक्य के अंत में ता था, ती थी या ते थे लिखा हुआ होगा तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। या वाक्य के अंत में जो वर्ब वाला शब्द है, वाक्य के अंत में जो वर्ब वाला शब्द है उस शब्द में क्या तो आ की मात्रा लगी होगी या ई की मात्रा लगी होगी या ए की मात्रा लगी हुई होगी तो वह पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा।
अब हम इसके रूल्स पर विचार करते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट के रूल्स क्या क्या हैं। मेरे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश में दो ही ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आती है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का केवल अफर्मेटिव और दूसरा पास्ट इंडेफिनेट का केवल अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वाक्य ले रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और वाक्य में ना, नहीं, मत लिखा हुआ नहीं आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके जो रूल्स हैं, इनके रूल्स पर एक बार विचार करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव, इनमें हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इसमें। तो क्या होगा इसमें? चाहे कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल एक ही जगह काम आती है और वो है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी काम नहीं आती है। तो दोस्तों, आप इस टेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो क्या करते हैं वहां पे? वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, चाहे कर्ता सिंगुलर हो और चाहे कर्ता प्लूरल हो। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। अकॉर्डिंग टू टेंस यदि आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो इस तरीके से बन जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम कल जयपुर गया या गया था। गया था लिखा हुआ आ रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनेट ही होगा, और केवल गया लिखा हुआ आ रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही होगा, क्योंकि वाक्य के अंत में आपने देखा गया वर्ब वाला शब्द है गया, और इसके लास्ट में किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की। गया आ की मात्रा हो तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, या गया था तो भी ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो राम वर्ब क्या है? गया, जाने को बोलते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। राम वेंट टू जयपुर। राम जयपुर गया था। कल बीते हुए कल, पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय पास्ट टेंस कहलाता है, तो ये कल कौन सा है? बीते हुए कल के लिए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यस्टरडे। राम वेंट टू जयपुर यस्टरडे। हम घूमने के लिए जयपुर गए। हम घूमने के लिए
जयपुर गए। तो देखिए गए लास्ट में किसकी मात्रा लगी हुई है, लास्ट में लिखा हुआ है, वर्ब है ये, लास्ट में गए वर्ब। वर्ब वाले शब्द में अंत में यदि आ, बड़ी ई या ए की मात्रा लगी हुई हो, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैसे बना, आधा यह, और इसमें किसकी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अफर्मेटिव है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हम। तो वी घूमने के लिए जयपुर गए, गए वही वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। वी वेंट टू जयपुर, वी वेंट टू जयपुर टू विजिट, वी वेंट टू जयपुर टू विजिट, हम घूमने के लिए जयपुर गए। इस तरीके से वाक्य का ट्रांसलेशन किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और एक उदाहरण लेते हैं। मैंने पानी पिया, आ की मात्रा लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट हो गया आई, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यहां सेकंड फॉर्म हो जाएगी ड्रैंक। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। राम बाजार में सब्जी बेचता था, राम बाजार में सब्जी बेचता था। देखिए ता था, यदि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे लिखा हुआ है तो वह कौन सा होगा, प्रेजेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम, सब्जेक्ट हो गया राम। सब्जेक्ट के बारे में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, बेचता था, बेचने को बोलते हैं सेल। और वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है, सेकंड फॉर्म। तो राम सोल्ड सब्जियां, वेजिटेबल्स, राम सोल्ड वेजिटेबल्स बाजार में, इन द मार्केट। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये आप समझ चुके हैं। अब हम दूसरे प्रकार का वाक्य लेते हैं। दूसरे प्रकार का वाक्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, अर्थात ये वाक्य किससे शुरू होगा, ये वाक्य शुरू तो सब्जेक्ट से ही होगा, लेकिन इस वाक्य के बीच में ना, नहीं, मत लिखा हुआ आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, हम सेम फॉर्मूला काम में लेते आए हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके नियम देखिए क्या है। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनेट के केवल और केवल अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती, तो क्या होता है, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट के ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वह है डिड। एक वचन का करता है तो भी डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी डिड और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डिड। एक वचन कर्ता के साथ भी डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और बहुवचन के कर्ता के साथ भी डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है। और डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाने के बाद में वर्ब की केवल
फर्स्ट फॉर्म ही काम आती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर वाक्य में हमने डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, इफ वी हैव यूज्ड द हेल्पिंग वर्ब डिड, तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही काम आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म काम नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म काम कब लेते थे? अब केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब वहां पर हेल्पिंग वर्ब काम नहीं ली जाती थी। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों आप इस अच्छी तरीके से कि प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? तो केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या है वो? डिड। और डिड के बाद में क्या होता है? डिड के बाद में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है। जैसे देखिए, मैं आपको नहीं जानता था। हमने देखा वाक्य के लास्ट में ता था तिथि लिखा हुआ आ गया, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सब्जेक्ट से शुरू है और वाक्य के बीच में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या काम आएगी? हेल्प में कौन सी काम आएगी? इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी है? डिड। तो आई डिड, फिर लगेगा नोट, आई डिड नोट। नहीं जानता था, आई डिड नोट। जानने को बोलते हैं नो, वर्ब की केवल डिड के बाद में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म काम आती है। आई डिड नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता था। अगला ले लीजिए, इसी में राम ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। राम ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। देखिए दोस्तों, वाक्य के लास्ट में वर्ब है पूरा नहीं किया, आ की मात्रा वाला शब्द लिखा हुआ है, तो कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सब्जेक्ट से शुरू है, वाक्य में ना नहीं मत लिखा हुआ है, तो नहीं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर आएगा नोट, राम डिड नोट। इसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? पूरा नहीं किया, कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही काम आती है, तो क्या आएगा? केवल कंप्लीट। राम डिड नॉट कंप्लीट अपना होमवर्क, तो क्या हो जाएगा? हिज होमवर्क। राम डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये हमने अभी यहाँ पढ़ा। अगला सेंटेंस हम लेते हैं इसी के आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें पता है वही नियम है, हेल्पिंग वर्ब केवल डिड काम आएगी और डिड के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है। जैसे क्या तुम कल स्कूल गए थे? वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है।
और इंट्रोगेटिव किसको मानते हैं अपन? टेंस के अंतर्गत जो किससे शुरू होना चाहिए, क्या से शुरू होना चाहिए। ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं है तो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो इसमें तो केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही है, चाहे सिंगुलर हो तो भी डिड, प्लूरल हो तो भी डिड। तो क्या हो जाएगा? डिड, सब्जेक्ट है यू, डिड यू स्कूल गए थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड यू गो टू स्कूल। कल यस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। इसी तरीके से क्या तुमने चाय बनाई थी? क्या तुमने चाय बनाई थी? वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू हो रहा है? इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, तुमने, सब्जेक्ट हो गया यू, डिड यू, वर्ब क्या है? बनाई थी, बनाना यानी मेक, डिड यू मेक टी। इस तरीके से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया कि पास्ट इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। दोस्तों ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फोर्थ सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फॉर्मूला है इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या भी लिखा हुआ आएगा, नहीं भी लिखा हुआ आएगा। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या मोहन ने एक चूहा नहीं पकड़ा था? वाक्य के लास्ट में देखिए पकड़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, और वाक्य में नहीं भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ट्रांसलेशन करेंगे, देखिए इसको। सबसे पहले क्या आनी चाहिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में सोचने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो। तो क्या लग जाएगा इसमें? डिड, सब्जेक्ट कौन है? मोहन, डिड मोहन, फिर लगना चाहिए सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? नोट, डिड मोहन नोट, वर्ब पकड़ना कैच, कैच कोट कोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि डिड के बाद में। तो डिड मोहन नोट कैच एक चूहा ए माउस, डिड मोहन नोट कैच ए माउस। क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला था? खेला था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वाक्य के लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह है, क्या से शुरू हो रहा है, नहीं भी लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर सबसे पहले क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब केवल इसकी एक ही है, तो क्या लग जाएगा? डिड। सब्जेक्ट कौन है? हमने, तो डिड वी, सब्जेक्ट बाद में आएगा नोट, डिड वी नोट, खेला था, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो डिड वी नोट प्ले क्रिकेट। क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला था? डिड वी नोट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, ये हमने यहाँ पे सीखा। इसका आप अभ्यास करें। एक्सरसाइज के लिए ये 4 वाक्य हम लेते हैं। पहला वाक्य है राम ने रावण को मारा। हम हिंदी का
अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीख चुके हैं तो आप सोचिए कि इसका अनुवाद क्या होना चाहिए। राम ने रावण को मारा। सबसे पहले वाक्य को पहचानेंगे कौन से टेंस का है। मारा, आ की मात्रा लगी हुई है मारा वर्ब में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सब्जेक्ट से शुरू है, ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं है तो अफर्मेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या खास बात है, उसमें हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आती है। तो हेल्पिंग नहीं लगेगी इसमें, तो क्या करते हैं, हेल्पिंग नहीं होती तो वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब है इसमें मारा, मारना, किल, किल की सेकंड फॉर्म हो गई किल्ड, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। क्या सीता ने फूल तोड़े थे, तोड़े थे, एक ही मात्रा लगी हुई है, तोड़े थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। डिड केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड लगेगा, तो इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है, डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो डिड सीता हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब। वर्ब क्या है, तोड़ना, तोड़ने के लिए प्लक, कोमल चीजों को तोड़ने के लिए काम में आता है प्लक। तो डिड सीता प्लक फूल फ्लावर्स, डिड सीता प्लक फ्लावर्स। राम ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, प्राप्त किए वर्ब है, उसके लास्ट में एक ही मात्रा लगी हुई है। यदि आ बड़ी ई या एक ही मात्रा हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो राम ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, सब्जेक्ट से शुरू है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो राम पास्ट इंडेफिनिट या अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राम प्राप्त किए, गेट गोट गोट, सेकंड फॉर्म हो गई गोट, राम गोट अच्छे मार्क्स, तो गुड मार्क्स, राम गोट गुड मार्क्स। रमा ने गाना नहीं गाया, आ की मात्रा लगी हुई है वर्ब में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सब्जेक्ट से शुरू है, वाक्य में नहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव में क्या, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, केवल अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड, और डिड के बाद में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम आएगी। तो नेगेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, रमा। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हो गया डिड। फिर आएगा नोट, रमा डिड नोट, वर्ब है गाना, सिंग सैंग संग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के बाद में, तो सिंग, राम डिड नोट सिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज पूरा हो गया है। इसका अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी वाक्य हैं उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के वाक्य के ट्रांसलेशन में दिक्कतें नहीं आए। थैंक यू।